हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों देख लेते हैं क्लास कौन सा है अपना। 9th क्लास की मैथ है दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आइए पहले चैप्टर की रिवीजन क्लास ले लेते हैं। पूरे जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों देख लेते हैं चैप्टर कौन सा था। तो फ्रेंड्स चैप्टर था पहला। आइए डाल लेते हैं, पहले चैप्टर का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट। और दोस्तों चैप्टर का नाम क्या था, यानी कि नंबर लाइन दोस्तों, यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम है दोस्तों, ये संख्या पद्धति। तो दोस्तों ये चैप्टर का नाम है, पहला जो चैप्टर था जिसको अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है, संख्या पद्धति। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति से ही कि संख्या पद्धति आखिरकार है क्या। तो दोस्तों देख लेते हैं, रिवीजन क्लास में देख लेते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं संख्या पद्धति क्या है, किसकी इसने खोज की है। तो दोस्तों जो संख्या पद्धति है इसके जो खोज करता है, यानी इसके जो जनक हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फादर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, फादर। हिंदी में कहते हैं जनक। तो इसके फादर कौन है, तो दोस्तों इसके जनक हैं ब्रह्मगुप्त। कौन है इसके फादर, फादर है इसके ब्रह्मगुप्त। यानी ब्रह्मगुप्त जी ने संख्या पद्धति का आविष्कार किया है या संख्या पद्धति की खोज की है। अब दोस्तों ये ब्रह्मगुप्त थे कहाँ के, तो ब्रह्मगुप्त थे अपने भारत के निवासी। कहाँ के थे दोस्तों, भारत के निवासी थे। अब फ्रेंड्स जो ये संख्या पद्धति आई है, तो ये संख्या पद्धति कौन से भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों संख्या पद्धति का जो भाग है वो भाग आता है फर्स्ट। यानी संख्या पद्धति कौन से भाग में पाई जाती है, तो संख्या पद्धति फर्स्ट भाग में पाई जाती है। दोस्तों ये संख्या पद्धति का थोड़ा इतिहास है, थोड़ी हिस्ट्री है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी संख्या पद्धति की खोजकर्ता कौन है, ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त कहाँ के थे, भारत के। संख्या पद्धति कौन से भाग में पाई जाती है, 1 नंबर भाग में पाई जाती है, यानी भाग 1 में पाई जाती है। यह एक ऐसी भाषा है दोस्तों, यह राष्ट्रीयकृत भाषा है। कैसी है, संख्या पद्धति जो है यह राष्ट्रीयकृत है। तो दोस्तों ये जो इतना था, ये क्या था, संख्या पद्धति का इतिहास था, यानी इसकी किसने संख्या पद्धति की खोज की है। तो आप दोस्तों देख लेते हैं कि संख्या पद्धति में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों क्या था, सबसे पहले तो यही था कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, यानी शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि शून्य को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाँ, यानी शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से, जैसे शून्य है तो 0/1 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 0/2 आ जाएगा। इस तरीके से इसको डॉट डॉट करते जाएंगे और चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो हाँ, शून्य को 1/2 या दोस्तों P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि दो संख्याएं यदि दी जाएं, जैसे दिया जाए 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्याएं, तो 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्याएं। अब दोस्तों जितनी परिमेय संख्याएं पूछता है उतने के अनुसार हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो पूछ दे कि 3 व 4 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी दोस्तों, 4 निकालनी है या 3 निकालनी है, कितनी भी पूछ दे। यदि मान लो हम लोग 3 निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यानी 3/1 और 4/1। अब हमें कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है। तो 3 के आगे क्या आता है, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 आ जाएगा और 4 एकम 4, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 एकम 4। अब इनके बीच की सभी संख्याएं हम लोग रख देते हैं। तो 12 के आगे कितना आता है, 13, तो 13/4, फिर 14/4, फिर 15/4। तो ये जो 3 संख्याएं निकल कर आई हैं ये क्या हैं, ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों यदि 4 पूछ रहा था तो कितने गुणा कर देते, 5 के गुणा कर देते और उसके बीच की परिमेय संख्याएं हम लोग निकाल लेते। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्या निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 9/7 और 11/13 के मध्य 4 अपरिमेय संख्याएं। क्या निकालना है दोस्तों, अपरिमेय संख्या निकालनी है। पहले हम लोग क्या निकालते थे, परिमेय संख्याएं। अब दोस्तों हमें देख लेना है कि अपरिमेय संख्याएं किस तरीके से निकाली जाती हैं। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या के निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी होंगी
उन संख्याओं में कोई दोस्तों क्या करेंगे, उनको हम लोग सबसे पहले दशमलव रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? दशमलव रूप में। तो इसका जब दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे भाई, भाग देंगे, भाग की क्रिया करेंगे तब दशमलव रूप आएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 7 का भाग 9 में देंगे। तो 7 का भाग 9 में देंगे दोस्तों, जीरो लगाएंगे। पहली बार तो एक बार चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 7 एकम 7 बचा 2। अब दोस्तों यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 7 दूनी 14 है। फिर दोस्तों बढ़ाएंगे, घटाएंगे, 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। और इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। यानी कितना आ गया, 1.28। अब इधर आ जाते हैं दोस्तों। तो दिया गया 11/13, इसको दशमलव में बदलते हैं। तो क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे 11 में। तो दोस्तों पहले से दशमलव जीरो लगा के दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा लिया। अब दोस्तों भाग देंगे तो 13 अट्ठे 104 आ जाएगा। फिर घटाएंगे दोस्तों तो 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 13 चौको 52 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। अब आइए देख लेते हैं, इनके बीच के में अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्या रखनी होती है। तो क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर रखेंगे 0.84 और 1.28। अब दोस्तों इनके बीच की हमें कितनी अपरिमेय संख्या, यानी 4 अपरिमेय संख्या रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 0 से प्रारंभ है, 8 है, 8 के आगे कितना आता है, 9 आता है, या 8 4 है तो दोस्तों उसके आगे की संख्या हम लोग रख सकते हैं, 5 बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों पहली संख्या लिखेंगे तो लिखेंगे a बराबर 0 पॉइंट। अब दोस्तों हमें 8 के आगे की संख्या रखनी है। तो यहाँ पर 84 है दोस्तों, 84 के बाद कितना आता है, 85 आता है, 86 आता है, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने 86 रख दिया, तो दोस्तों क्या लिखेंगे 86, फिर एक जीरो लगा देंगे। फिर दोस्तों 86 रखेंगे, फिर एक जीरो है तो अब यहाँ पर 2 जीरो रख देंगे। फिर 86 रखेंगे, फिर 3 जीरो लगा देंगे। फिर से 86 रखेंगे और फिर दोस्तों ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। तो एक अपरिमेय संख्या हमें ये मिल गई। अब दोस्तों 86 के बाद में कितना आता है, हमें लिखनी कितनी है, 4 लिखनी है। किसके बीच में दोस्तों, यानी 0.84 और 1.28 के बीच में हमें 4 अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। तो दोस्तों अब b बराबर देख लेते हैं। b बराबर किस तरीके से अपरिमेय संख्या लिखेंगे, क्योंकि 4 लिखनी है तो अपरिमेय संख्या इस फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 8। अब दोस्तों 8 के आगे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 0.90। फिर से रखेंगे 900, फिर से 9000, फिर से 940, फिर से 9 डॉट डॉट। तो इस तरीके से दोस्तों अब ये बन गया, 2 संख्या हो गई। तीसरी देख लेते हैं, c बराबर 0.92, 092 00, फिर से 92 000, फिर से 92 और डॉट डॉट। दोस्तों ये बन गई 3 संख्याएं। फिर देख लेते हैं 4 संख्या पूछ रहा है, तो d बराबर, अब दोस्तों 4 संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 1.28 है तो दोस्तों 2 से हमें पहले रखना, यानी क्या आ जाएगा 1.210, 2100, 2100, 21 डॉट डॉट। तो ये 200 संख्या कितनी बन गई, 4 अपरिमेय संख्याएं आ गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं 2 संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं को भी लिखते हैं। अब दोस्तों ये देख लेते हैं, जैसे दिया जाए कि √2 और √3 के मध्य अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसके बीच की हम लोग अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें √2 का मान रखना होगा। रखेंगे यहाँ पर √2 का मान क्या होता है, 1.414। फिर दोस्तों रखेंगे √3 का मान 1.732। तो दोस्तों ये मान दिए गए हैं। अब यदि हमें इन दोनों के बीच की कोई एक अपरिमेय संख्या लिखनी हो तो दोस्तों हमें देखना है कि यहाँ पर लिखा 1.414, यहाँ पर लिखा 1.7, यानी यदि हम लोग एक अंक ले लें दशमलव के तो पहली संख्या कितनी हमें प्राप्त हो जाएगी, 1.4 और दोस्तों 1.7। अब हमें इन दोनों के बीच की कोई एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 है, 5 का 4 है, 4 के आगे कितना आता है 5, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। दूसरी संख्या यदि पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। अब दोस्तों 1.7 है तो ये आएगा नहीं, ये वाला दोस्तों नहीं आएगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में यदि एक ये संख्या दी गई है वो भी सही है, यदि ये संख्या दी गई है तो वो भी सही है। तो √2 और √3 के मध्य में जो 2 अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 1.5 होती है और दूसरी होती है 1.6। तो दोस्तों √2 और √3 के बीच की जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो होती हैं 1.5 व 1.6। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं परमेयीकरण किस तरीके से करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि संख्याओं के परमेयीकरण पूछे कि परमेयीकरण किस तरीके से करते हैं, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं परमेयीकरण करने की विधि क्या होती है। तो दोस्तों जैसे संख्या कोई दी जाए यहाँ पर 2√5 +
3√7 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3। तो दोस्तों ये सवाल दिया गया है। अब इस सवाल का दोस्तों कह देगा कि सरल करो, इसको ऐसे भी लिख सकता है, कह देगा सवाल में कि सरल करो, या दोस्तों इसी का कहेगा कि परमेयीकरण कीजिए। क्या कहेगा? परमेयीकरण कीजिए। तो दोस्तों परमेयीकरण किस तरीके से हम लोग करते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आज की। आज दोस्तों पूरा जो पहले चैप्टर से लेकर यानी 1.1 से लेकर 1.5 तक के जो सवाल हैं, सभी सवालों का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों फिर क्या होगा? टेस्ट कराएंगे। अब आइए देख लेते हैं इस सवाल को हम लोग किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे 2√5 प्लस 3√7 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3 इंटू। दोस्तों परमेयीकरण करने में क्या होता है, जो हर में संख्या दी होती है उसी का हम लोग अंश व हर में गुणा करते हैं, बट क्या बदल देते हैं? केवल चिन्ह को बदल देते हैं। यदि प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या दिया गया भाई। यहाँ पर दिया गया है 3√2, दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस 2√3 अपॉन में 3√2 प्लस 2√3। तो ये दोस्तों संख्या आ गई। अब आइए इनका आपस में क्या करते हैं भाई, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल है, आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि ये सवाल सभी बच्चों के समझ में आ गया तो बिल्कुल ये मान लो इस चैप्टर के सारे सवाल आप लोग आसानी से परमीकरण कर पाएंगे। अब दोस्तों इनका आपस में गुणा कराते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, जब गुणा कराएंगे तो दोस्तों इस संख्या का पहले इसमें गुणा करा देते हैं। तो दोस्तों नियम होता है, जो संख्याएं रूट के बाहर होती हैं उनका बाहर में गुणा होता है, जो संख्याएं रूट के अंदर होती हैं उनका अंदर गुणा होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे 3 दूनी 6, बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों 6 लिखेंगे। अब रूट के अंदर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? √10, यानी 6√10। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर करेंगे 3 त्रिका 9, उसका दोस्तों रूट लगाएंगे, और 7 दूनी 14 है, तो ये आ जाएगा दोस्तों। फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, रूट 5 तिहाई 15 आ जाएगा दोस्तों। फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर से करेंगे 2 तियां 6, फिर से रूट आ जाएगा दोस्तों, और 3 सत्ते 21। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ये संख्याएं निकल कर आ गई। अब इसमें से कोई भी संख्या रूट के अंदर बराबर नहीं है। यदि रूट के अंदर संख्या बराबर नहीं है तो वो संख्या आपस में जोड़ी नहीं जा सकती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, अब इनका हर का गुणा करते हैं किस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो दोस्तों फार्मूला कौन सा बनेगा? तो भाई फार्मूला बनेगा, ये यहाँ पर देख लेते हैं फार्मूला दोस्तों बनेगा a+b और a-b। दोस्तों ये फार्मूला होता है a² माइनस b²। अब दोस्तों यही कर देंगे तो a² करेंगे, a का स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब दोस्तों रखते हैं, फिर क्या आ जाएगा भाई। तो दोस्तों अभी इसमें से कोई भी संख्या बराबर नहीं है। यदि रूट के अंदर कोई भी संख्या बराबर नहीं है तो उस संख्या को हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, जैसी संख्या रखी उसी तरीके से हम लोग रखते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से रखेंगे, क्या आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6√10 प्लस 9√14 प्लस 4√15 प्लस 6√21 अपॉन में। अब दोस्तों इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और इससे जब इसका दोस्तों √2 का वर्ग होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ रख देंगे 18 माइनस 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, इस तरीके से। अब दोस्तों फिर से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या तो वही सेम रहेगी दोस्तों, यानी 6√10 प्लस 9√14 प्लस 4√15 प्लस 6√21 और अपॉन में 18 में 12 चला जाएगा दोस्तों, तो 6 बचेगा। तो इस तरीके से ये सवाल लग गया। अब दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों यदि कहीं पर भी संख्या कोई दी जाए इस तरह से, जैसे लिखा हो √7 और प्लस दे दे 2√7। अब दोस्तों कह दे कि इसको जोड़ना है, क्या करना दोस्तों, इसको जोड़ना है। तो हम लोग इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, ये इस चीज़ को दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूट के बाहर यदि कोई भी संख्या नहीं होती है तो वहाँ पर एक का अंक अपने मन से मानते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो बराबर है। दोस्तों जोड़ और घटाव में एक चीज़ ध्यान देनी होती है, जोड़ और घटाव में क्या करना होता है,
हमें एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि रूट के अंदर की संख्याएं जो है वह समान होनी चाहिए। तो दोस्तों रूट 7 है, रूट 7 है। तो दोस्तों जब रूट के अंदर की संख्याएं समान होती हैं तो रूट के अंदर वाली संख्या को समान रख लेते हैं, यानी रूट 7 दोनों में समान है तो रूट 7 आ गया। अब दोस्तों हमें ऐड करना है तो बाहर की संख्याओं को ऐड कर लेंगे, तो ये 2 और 1, तो 2 और 1 3, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट 7। तो बच्चों समझ गए आप लोग किस तरीके से हमें जोड़ना होता है। दोस्तों यदि कहीं पर संख्या दी जाए 6 रूट 5 माइनस 4 रूट 5, अब दोस्तों इनको घटाना है, तो अब घटाना में भी हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना है कि ये वाला रूट के अंदर की संख्या और ये वाले रूट के अंदर की संख्या दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो दोस्तों रूट के अंदर की संख्या दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, रूट के अंदर कितना है 5 है, तो रूट के अंदर हम लोगों ने 5 रख लिया। अब दोस्तों यहाँ वाली संख्या जो रूट के बाहर है उस संख्या को हम लोग आपस में जोड़ घटा देते हैं। तो चिन्ह यदि जोड़ का होगा तो जोड़ देंगे, चिन्ह घटाव का होगा तो घटाव देंगे। तो दोस्तों ये 6 है और ये 4, माइनस का चिन्ह लगा घटा देंगे तो 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो दोस्तों 2 आ जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं और आप लोग उसका अंदाजा लगाकर आंसर बताइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाए दोस्तों, रूट 12 है और दोस्तों नीचे है रूट 3, और दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय या अपरिमेय। अब सभी बच्चे दिमाग लगाएं और इस क्वेश्चन को बताएं कि ये क्या है भाई, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जब इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन दिए जाएं कि कोई परिमेय संख्या है या कोई भी अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले उन परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो कितना आ जाएगा निकल कर, 12 दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों दो तरीके से इसको समझाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग 12 के गुणनखंड करते हैं, तो 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 6, फिर 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो दोस्तों अब रखेंगे यहाँ पर बराबर का चिन्ह, 12 वाला रख लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट गुणनखंड कितना आया दोस्तों, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, और अपान में दोस्तों अंडर रूट 3, ये आया। अब दोस्तों ऊपर क्या बनना है, ये 1 2 का जोड़ा बनना है। दोस्तों क्या बनना है, 1 2 का जोड़ा बन रहा है। तो दोस्तों जब 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये जो संख्या पेयर में हो जाती है वो रूट मुक्त हो जाती है, रूट से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों 2 का जोड़ा बनना तो ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी 2 रूट 3 और अपान में रूट 3। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऊपर भी रूट 3 है और नीचे भी रूट 3 है। तो दोस्तों रूट 3 से रूट 3 समाप्त हो जाएगा, कितना बचेगा 2। और दोस्तों 2 को हम लोग क्या है पी बटे क्यू के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि 2 के नीचे हम लोग एक ऐसे रख देते हैं तो ये पी बटे क्यू के रूप में बन जाता है। तो एक ऐसी संख्या बन जाती है, तो भैया ये बन जाती है एक परिमेय संख्या। तो दोस्तों ये क्या निकल कर आ गया, परिमेय आ गया निकल कर। अब इसे दूसरी तरीके से भी समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों 3 है और ये 12 है, इसको कट करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, रूट 4 आ जाएगा। अब दोस्तों रूट 4 कौन संख्या का वर्गमूल होता है, 2 का होता है, तो इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी 2 आ गया और यहाँ से भी 2 आया है, तो दोनों तरीके से लगा लेंगे, चाहे ये वाली विधि लगाएंगे या ये वाली विधि लगाएंगे। दोस्तों ये विधि जो है ये विधि सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, और इस तरह से यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर में लगाते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को पूरे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में ही हम लोग जानते हैं कि वह संख्या परिमेय है या तो फिर अपरिमेय है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि यदि एक परिमेय संख्या हो, दोस्तों क्या है, यदि एक कोई परिमेय संख्या है और दोस्तों उसके साथ में कोई अपरिमेय संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों किसी परिमेय संख्या के साथ में जब हम लोग कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वह सदैव क्या मिलती है, एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। हमें सबसे पहले क्या मिलता है दोस्तों, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या प्रदान होगा दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। उसी तरीके से दोस्तों जब किसी परिमेय संख्या में जब किसी अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलता है। लेकिन दोस्तों गुणा और भाग में ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, यदि परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या है, कोई अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों जब कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमेशा हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या मिलेगी जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कराएंगे। लेकिन जब दो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, यानी अपरिमेय संख्या का गुणा फिर से अपरिमेय संख्या में जब कराएंगे
यानी एक अपरिमेय संख्या का गुणा जब दूसरी अपरिमेय संख्या में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब एक अपरिमेय संख्या का गुणा हम दूसरी अपरिमेय संख्या कराएंगे तो दोस्तों हमें परिमेय भी मिल सकता है, हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है, यानी दोनों आंसर आएंगे। परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। तो दोस्तों जब हम लोग किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। जब किसी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। जब किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। दोस्तों जब किसी अपरिमेय संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय भी संख्या आ सकती है, यानी दोनों संख्याएं आ सकती हैं। दोनों चीजें प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर है, यानी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं, यदि पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों वो होती हैं अनंत। कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी कितनी होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग समझ गए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों, इस जो भी प्रश्नावली हम लोगों ने पूरी क्लियर की है, उस प्रश्नावली में किस तरह के क्वेश्चन थे दोस्तों, उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते थे, कैसे परिमेयीकरण करते थे दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझा दिए गए हैं दोस्तों। इस चैप्टर का जो इतिहास है उस इतिहास को, और दोस्तों ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंट्स को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझें और इनको मेमोराइज रखें, क्योंकि दोस्तों जो बहुविकल्पी टेस्ट होगा वो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आते हैं। कैसे आते हैं कि उसमें क्वेश्चन ये दे देता है कि जब किसी परिमेय संख्या का गुणनफल किसी अपरिमेय संख्या से कराते हैं तो क्या मिलता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर बहुविकल्पी क्वेश्चंस में से। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों जब तक फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद,